हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट साथ ही उनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस। तो आइए शुरू करते हैं। इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, देयर इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। मतलब कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का एक दूसरे के साथ जो इफेक्ट है, रिलेशन है, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल साइंस। द टर्म एनवायरमेंट डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स सराउंडिंग। तो ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायरन से बना है एनवायरमेंट। फिर एक साइंटिस्ट हुए फ्रिंजल, जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंस को कहा है साइंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। तो ये कुछ एनवायरमेंट से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। अगला, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इकोलॉजी, एनवायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम कोचिंग एंड स्टूडेंट। मान लो एक कोचिंग है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देन इकोलॉजी वुड बी स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स रिलेशन विथ कोचिंग। तो जो स्टूडेंट और कोचिंग के बीच में जो रिलेशन है, उसके अध्ययन को हम इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। और उस कोचिंग जो होगी वो एक एनवायरनमेंट कहलाएगा, और उस कोचिंग के जो कंपोनेंट हैं वो इकोसिस्टम कहलाएंगे। ठीक है। तो इकोलॉजी जो होगा वो स्टूडेंट और कोचिंग के बीच में जो रिलेशन के अध्ययन को इकोलॉजी बोलेंगे, और कोचिंग को एनवायरनमेंट कहेंगे। साथ ही उस एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या हो गया? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग बींग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, इन दोनों का जो कंपोनेंट्स हैं वो इकोसिस्टम बनाते हैं बायोस्फीयर के अंदर। तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि बायोस्फीयर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट किसे कहते हैं, तो वो होगी इकोसिस्टम। नेक्स्ट, अब देखते हैं इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी जो अध्ययन होता है, जो ये इकोलॉजी वर्ड जो है, इट वाज कॉइन्ड बाय ई हैकल। ठीक है। तो ये शब्द जो है ई हैकल ने दिया है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी जो है ई ऑर्डन को बोलते हैं, और इंडिया के अंदर जो इसके जनक हैं वो है रामदेव मिश्रा। टर्म इकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इकोस विच मीन्स होम एंड लोगस मीन्स स्टडी। ठीक है। तो ये इकोस और लोगस से मिलकर इकोलॉजी बना है। इट डिफाइन एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। तो ये ऑर्गेनिज्म के आपस में जो रिलेशन है, साथ ही जो एनवायरनमेंट के साथ उसका जो इंट्रैक्शन है, उसके अध्ययन को हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। ये अध्ययन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है ओइटोकोलॉजी और एक होता है सिंकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज टू इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ओइटोकोलॉजी। मतलब कि एक इंडिविजुअल स्पीसी का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है उसके अध्ययन को हम बोलेंगे ओइटोकोलॉजी। और दूसरा सिंकोलॉजी, इसका मतलब होता है कि कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक समूह होगा, तो उसके अध्ययन को हम बोलेंगे सिंकोलॉजी। तो ऑटोकोलॉजी के अंदर एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत का रिलेशन देखेंगे, जबकि सिंकोलॉजी के अंदर पूरे समूह का देखेंगे रिलेशन। अब रामदेव मिश्रा ने जो है इकोलॉजी के 4 बेसिक सिद्धांत दिए हैं। पहला है हॉलिज्म, दूसरा इकोसिस्टम, तीसरा सक्सेशन और चौथा कंजर्वेशन। तो ये रामदेव मिश्रा रिपोर्ट जो 1991 में आई थी, उसके अंदर 4 बेसिक इकोलॉजी के प्रिंसिपल हैं, जिसके अंदर हॉलिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसा सिद्धांत जिसके अंदर सभी ऑर्गेनिज्म को पूर्ण माना जाता है। कोई भी एक इंडिविजुअल नहीं होता है एनवायरनमेंट के अंदर, सभी का आपस के अंदर एक रिलेशन होता है, इसलिए हम उसे एक पूर्ण मानते हैं। जैसे कि मतलब एक हिरण नहीं होगा, बल्कि हिरण से संबंधित बहुत सारे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जिनका प्रभाव है, या जैसे पानी है वो कैसे प्रभावित कर रहा है हिरण को। तो मतलब कि जितने भी घटक होंगे इकोसिस्टम के, वो सब सम्मिलित रूप से उनका अध्ययन किया जाएगा, उसे ही हम हॉलिज्म में बोलेंगे। इकोसिस्टम, तो ये एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम। फिर सक्सेशन, जो एक बंजर भूमि से बढ़ता बढ़ता एक जंगल बन जाता है, उसे हम सक्सेशन बोलते हैं। और कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल थे जो रामदेव मिश्रा रिपोर्ट 1991 के अंदर गिवन है।
अगला अब है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब एनवायरनमेंट के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर से होगा। जैसे मान लो एक हिरण हो गया, किसी जगह एक हिरण है, अब जो हिरण का समूह होगा उसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे। अब मान लो उसी क्षेत्र के अंदर मान लो कुछ दूसरे जानवर भी हैं, तो उस पूरे समूह को हम कम्युनिटी बोलेंगे। फिर जब फिजिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट जैसे कि सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, सनलाइट, इन सभी को अगर अपन जोड़ देंगे तो वो इकोसिस्टम कहलाएगा। और इकोसिस्टम मिलकर एक बायोम बनाएंगे। बायोम जैसे कि होता है टुंड्रा हो गया, या फिर ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, सवाना के घास के मैदान हो गए, ये सब बायोम्स होते हैं। और ये सब सम्मिलित रूप से बायोस्फीयर कहलाते हैं। तो इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। इसके अंदर बायोम्स को अगर हम देखें तो दो बायोम कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। साथ ही जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा उससे हम बायोम के अंदर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब टुंड्रा है या ट्रॉपिकल है, तो ये दोनों सिमिलर तो होंगे नहीं। इसके अंदर टेम्परेचर, रेनफॉल, इनके अंदर आपस में बहुत डिफरेंस होता है। और जो बायोस्फीयर है ये एक पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ये क्वेश्चन बनता है कि जो पॉपुलेशन है वो सब आइडेंटिकल स्पीसीज होनी चाहिए। इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार की, जैसे हिरण है तो हिरण का पूरा समूह होना चाहिए, उसके अंदर दूसरी ऑर्गेनिज्म नहीं हो, तो उसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो बायोम है उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं टेम्परेचर और जो मॉइस्चर है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, अगर कम टेम्परेचर है तो वो होगा पोलर या टुंड्रा। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो कोल्ड डेजर्ट, टेम्परेट, फिर वार्म डेजर्ट, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा जो आर्द्र होगा वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाएगा। तो ये जो होंगे ये पोल के पास में होगा ये क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र होगा वो इक्वेटर के पास होगा। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन में आया था कि इसमें से कौन सा ऐसा बायोम है जो पोल के पास में है, तो वो होगा पोलर। और अगर पूछे इक्वेटर के पास में कौन सा होता है तो वो होता है ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें इस क्लासिफिकेशन को। अब समझते हैं कि इकोलॉजिकल नीच क्या होता है। इट इज़ द फंक्शनल रोल और पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का उसके इकोसिस्टम के अंदर क्या पोजीशन है, उस जैसे कि मान लो फूड चेन के अंदर वो कौन सी पोजीशन पे आता है, कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आता है, या उसका जो हैबिटेट है, उसका जो फूड है, उसका रिप्रोडक्शन है, या फिजिकल एनवायरनमेंट है, तो ये सब सम्मिलित रूप से कहलाते हैं इकोलॉजिकल नीच। ठीक है, किसी भी दो स्पीसीज का जो इकोलॉजिकल नीच है वो सेम नहीं हो सकता। जैसे कि अब खरगोश और शेर है, तो खरगोश का फूड चेन के अंदर पोजीशन अलग है, शेर की पोजीशन अलग है। ठीक है, वो उसका भोजन अलग है, शेर का भोजन अलग है, उसका रिप्रोडक्शन का तरीका अलग है, उसका अलग है। तो ये सब इकोलॉजिकल नीच जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म की उस एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम के अंदर कौन सी पोजीशन है उसे हम इकोलॉजिकल नीच कहते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था कि रिप्रोडक्शन को इसमें शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। अब है कि इकोटोन क्या होता है। दो इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन जोन जो होता है उसे हम इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक तरफ भूमि है और एक तरफ जल है, तो इसके बीच में जो दलदल क्षेत्र होगा उसे हम इकोटोन बोलेंगे, और वहाँ पर जो डाइवर्सिटी भी होगी वो ज़्यादा होगी। तो बायोडाइवर्सिटी इकोटोन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इकोसिस्टम। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका वेटलैंड, जो दलदल होता है वो एक प्रकार का इकोटोन है। ठीक है, अब है कि क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से जो डिफरेंट प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रखा है उसकी हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। अब फर्स्ट है हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो कि इंटेंस सनलाइट के अंदर बड़े होते हैं, जैसे कि अनार का पौधा हो गया, आम का हो गया, अमरूद हो गया, तो ये सब एक हीलियोफाइट है जिनको बहुत ज़्यादा धूप की जरूरत होती है। दूसरा है सियोफाइट। प्लांट ग्रो अंडर शैडो ऑफ बिग ट्री
और रिक्वायर्ड लेस सनलाइट। तो मतलब ऐसे पौधे जो बड़े पौधों की छाया में उगते हैं, जिन्हें कम धूप की आवश्यकता होती है, उससे हम बोलते हैं सियोफाइट। अगला है हेलोफाइट, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट सच एज मैंग्रोव। तो ऐसे पौधे जो लवणीय क्षेत्र में उगते हैं उसे हम हेलोफाइट बोलते हैं। अगला है थेरोफाइट, एनुअल प्लांट विच कंप्लीट लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड टू सीड। तो ऐसे पौधे जो जिनका जीवन काल जो वार्षिक होता है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं अस्तित्व करते, और बीज से पौधा बनता है और पौधे से वापस बीज बनेगा। तो इस तरह के जो पेड़ होंगे उससे हम थेरोफाइट बोलेंगे। अगला है इफेमेरल। तो इफेमेरल प्लांट वैसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल जो होगी वो थेरोफाइट से भी कम होगी, और ये एक तरह से सीजनल प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल बहुत कम समय के लिए होती है। जैसे कि जब उनका फेवरेबल टाइम होगा, जैसे कि बारिश हो गई या सर्दियाँ हो गई, तभी ही वो उगते हैं, बाकी समय वो अनुपस्थित रहते हैं। अगला टॉपिक है, अगला क्लासिफिकेशन है इपीफाइट। इपीफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों की सतह पर, जैसे जो घास उगती है, जो एल्गी होती है, जैसे ट्रॉपिकल रीजन के अंदर अपन देखते हैं कि पेड़ों के ऊपर जो हरी हरी घास होती है छोटी छोटी, उसे हम इपीफाइट बोलते हैं। तो इपीफाइट पौधे मुख्य तरह से ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि ये कौन सा क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। फिर रेन फॉरेस्ट आर डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो वर्षावन जो होते हैं उसके अंदर लीचिंग के कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मृदा के अंदर कम होते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है चेमेफाइट। चेमेफाइट मतलब ये होता है ऐसे पौधे जिनकी जो कलियाँ, जो फूल होते हैं वो सतह से थोड़े से ऊपर उगते हैं, ज़्यादा बड़े पेड़ भी नहीं और ज़मीन के नीचे भी नहीं। ऐसे पौधे जिनकी कलियाँ जो होती हैं वो ज़मीन की सतह से ऊपर उगती हैं, उससे हम चेमोफाइट बोलते हैं। तो इसमें से ये हेलोफाइट इंपॉर्टेंट है, सियोफाइट इंपॉर्टेंट है, और थेरोफाइट इंपॉर्टेंट है, और इपीफाइट इंपॉर्टेंट है। ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगला, अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज इसके ऊपर बेस्ड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, एनवायरमेंट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड विच मीन्स सराउंड। एनवायरन, एनवीरो, एनवीरोनो, सराउंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनवीरॉन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या बायोस्फीयर? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच वाज गिवन बाय टेस्ले, चार्ल्स एल्टन, ई ऑर्डन या मैक ऑर्थर? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स एल्टन। द प्लांट कम्युनिटी इन डेजर्ट इज डोमिनेटेड बाय थेरोफाइट, चेमोफाइट, जियोफाइट या फिनोफाइट? तो इसका करेक्ट आंसर है थेरोफाइट, जो कम जिनकी लाइफ साइकिल होती है क्योंकि वो बारिश के मौसम में ही उगते हैं। नेक्स्ट, विच गैस डोमिनेट अर्थ एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2? तो हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज इज स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। तो ओजोन जो है वो समताप मंडल में होती है। अगर ये ट्रोपोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो तो उसे हम पोल्यूटेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला, द प्लांट विच ग्रो अंडर इंटेंस सनलाइट आर कॉल्ड? हीलियोफाइट, सियोफाइट, हेलोफाइट्स, नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है हीलियोफाइट, जो जिनको सनलाइट की अधिक आवश्यकता होती है। बायोटिक एनवायरमेंट डज नॉट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट? तो अबायोटिक पूछा है, अबायोटिक के अंदर कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लांट्स। अगला, बायोटिक एनवायरमेंट इंक्लूड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। लार्जेस्ट बायोजोग्राफिक जोन इन इंडिया इज हिमालय, डेजर्ट, गैंगटिक प्लान या फिर डेक्कन पेनिनसुला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेक्कन पेनिनसुला। इंडिया के अंदर 10
बायोजोग्राफिकल जोन्स उपस्थित हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और दूसरे वीडियोस के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें। हम इसके अंदर ACF के एनवायरनमेंट टॉपिक को पूरा कवर करेंगे और सारे जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मोस्टली दूसरे चैनल्स के ऊपर एक्सप्लेन नहीं किए जाते हैं उसे ही हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सब जगह मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।